वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सीएस फाउंडेशन इकोनॉमिक लेसन नंबर 1 सप्लाई। इन दिस सेशन वी विल कवर द concept of supply in detail. Meaning of supply, assumption of supply, law of supply, supply schedule, individual supply schedule, market supply schedule, positive slope of supply curve. ओपन द स्टडी मटेरियल पेज नंबर 4। लेक्चर्स के समय आपको अपना स्टडी मटेरियल सामने रखना ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल में जो डिटेल्स उन्होंने दी है वो काफ़ी ब्रीफ फॉर्मेट में है। इट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई इज कंसर्न। इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ईच एंड एवरी कंसेप्ट एज इट इज़ लिस्टेड ऑन द बॉटम लाइन ऑफ द स्क्रीन। दैट इज़ मीनिंग, देन अजम्पशन, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल, ये सभी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे सो दैट ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू। इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ सप्लाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। हमने पहले डिमांड चैप्टर देखा था। जैसे डिमांड इम्पॉर्टेंट है वैसे ही सप्लाई भी है। सप्लाई इज़ अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज़ अवेलेबल टू द सेलर। जब हम डिमांड देख रहे थे, डिमांड में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कस्टमर। अब हम सप्लाई देख रहे हैं तो हम सोचेंगे as if we are the manufacturer or the supplier of goods and services in the market to sell. The total amount of goods or services available for the sale at a specific price is known as a supply. इसे underline कर लीजिए. It's quite important from MCQ's point of view. Supply. Supply is a relative term. It is always expressed in relation to price, time and quantity. Now we will see the meaning of supply. The word supply implies the various quantities of a commodity offered for sale by producer during a given period of time at a given price. It is related to time and price. Supply is a flow concept. It refers to the amount of a commodity that a firm produce. सप्लाई ये फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक में से हमेशा सप्लाई मार्केट में जाता रहता है फॉर द सेल, सो इट रिफर्स टू द क्वांटिटी और द वी कैन से द अमाउंट ऑफ अ commodity that a firm produce and offer for sale in a market over the given period of time, say a day, a week, a month और year. तो ये हम डे, वीक, मंथ और ईयर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर 4.1 यहाँ पे स्टॉक दिया है। मैंगो का स्टॉक आपका ट्री है और उसमें से कुछ कमोडिटी ये सेलर सप्लाई करता रहता है। इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द फिगर 4.1. Stock is the total quantity of a commodity available for sale with the seller at a particular point of time. It is a source of supply. Stock में से ही सप्लाई किया जा सकता है, इसलिए ये कहा है इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई. इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई. बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज. जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना आपके पास फिनिश गुड ज़्यादा रहेंगे एंड ऑन दैट बेसिस स्टॉक कैन बी इंक्रीज्ड. विदाउट अ स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल. जब तक आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप मार्केट में सप्लाई कैसे करोगे. सो स्टॉक इज़ मस्ट टू हैव द सफिशेंट सप्लाई. Normally, stock exceeds supply and it is fixed and inelastic. Stock supply से हमेशा ज़्यादा होता है. In the case of perishable goods like milk, fish, etc., the stock can be equal to supply. पेरिशेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, वेजिटेबल्स है, फ़िश है, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, सो इन दैट केस स्टॉक और सप्लाई एक सरीका होता है क्योंकि तुरंत ही लेने के बाद आपको उसको सेल करना होता है. इसीलिए इन द केसेस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, स्टॉक एंड सप्लाई आर equal. Stock can be equal to supply. On the other hand,
For the durable goods like furniture, garment, etc., the stock can exceed the supply. On the other hand, जो नॉन पेरिशेबल गुड्स, जिसको ड्यूरेबल हम कहेंगे, जो काफ़ी टिकाऊ होता है, जो ज़्यादा समय तक हम उसको स्टोर करके कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं उसका हम स्टॉक अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं. जैसे ही मार्केट में डिमांड होता है, वी सेल दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, सो वी कैन हैव द सप्लाई आउट ऑफ द स्टॉक. मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू सप्लाई आप स्क्रीन के पर देख रहे हैं. Please note down this or take the screenshot of it. These points are quite important from MCQ's point of view. Now we will see the determinant of supply. सबसे पहले सभी heading पहले आप लिख लीजिए. There are 8 headings. After that, explain each of them in detail. सबसे पहले देखते हैं price of commodity. The price is an important factor influencing, जो बदल देता है सप्लाई को. The supply of a commodity. More the quantity are supplied at a higher price and lesser quantity are supplied at a lower price. Thus there is a direct relationship between the price and quantity supplied. मार्केट में अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे. अगर मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, कम प्राइस मिल रहा है, तो आप कम माल सप्लाई करोगे. So it shows a direct relationship between the price and quantity supplied. Second one, state of technology. टेक्नोलॉजी के वजह से भी सप्लाई चेंज हो सकता है. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी जब आप यूज़ करते हो तो खर्चा आपको कम आता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, which leads to an increase in the production and the supply. Cost of production. If the factor price increases, अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर प्राइस है वो अगर बढ़ गए, then the cost of production also increases. उसके वजह से आपका cost of production increase हो जाएगा and which will result into the supply decrease, जिसके वजह से आपका सप्लाई डिक्रीज होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाने की वजह से सप्लाई रिड्यूस हो रहा है. फोर्थ वन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा influences the production process as well as supply. Shortage of this facility reduces the supply and vice versa. ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको रॉ मटेरियल समय पे नहीं आएगा, तो इससे आपकी ऑर्डर के पर, जो भी आपने ऑर्डर ली है उसके पर असर होगा. वो प्रॉपर ही मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, तो प्रॉपर अगर मार्केट में सप्लाई नहीं होगा तो आप अपना डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे. सो इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन द सप्लाई साइड. कम्युनिकेशन गैप के वजह से, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, वेल एस्टैब्लिश नहीं है, अप टू डेट नहीं है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, तो इससे भी काफ़ी असर आपके प्रोडक्शन के पर होगा और उससे रिलेटेड डिमांड के पर होगा एंड देन द सप्लाई. तो ये सभी चीज़ें कनेक्टेड है जिससे आपके सप्लाई के पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है. आफ्टर दैट द पावर सप्लाई अगर रेगुलर फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूस बेसिस के पर नहीं है तो ये इट विल हैमर टू योर प्रोडक्शन प्रोसीजर. एंड नॉर्मली प्रोडक्शन अगर वो हैमर हो रहा है, प्रोडक्शन कहीं तो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तब बट नेचुरल है इसका असर आपके सप्लाई के पर होगा. जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट की वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे. तो सप्लाई में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपकी कैसी है. उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी भी असरदार होता है एज पर एज योर सप्लाई इज कंसर्न. फेवरेबल अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है तो ये एंकरेज करता है सप्लाई को, अगर अनफेवरेबल है तो वो डिस्करेज करेगा सप्लाई को. द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा में एंकरेज भी कर सकता है या तो डिस्करेज भी कर सकता है सप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी measures. Now sixth one, natural calamities. The supply of the agricultural product depends upon the natural conditions also. For example,
गुड मानसून, अगर मानसून अच्छा होता है, फेवरेबल होता है, फेवरेबल अगर हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, सो द सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एंड द अनफेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन विल लीड टू द रिड्यूस इन द सप्लाई। इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ हमारे एग्रो बेस है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अच्छे हो, फेवरेबल हो, तो इंडस्ट्री भी फ्लरिश होगी। अगर क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छे नहीं होंगे तो हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा, हार्वेस्ट नहीं अच्छा होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ गोइंग टू इफेक्ट ऑन द एग्रो बेस इंडस्ट्री, तो ये सप्लाई के पर तो असर होगा। After that, future expectation about the price, very important point. If the price are expected to increase in the near future, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस नियर फ्यूचर में जाके बढ़ने वाला है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो मार्केट में ज़्यादा स्टॉक भेजेगा ही नहीं, सप्लाई भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है आगे जाके वो बढ़ने वाला है, प्राइस इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो इन ऑर्डर टू हैव द मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर वो मार्केट में सप्लाई करेगा ही नहीं। जब हाई लेवल ऑफ प्राइजेज है, जब काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहा है उसको प्रोडक्ट, तब वो माल मार्केट में डालेगा, तब वो सप्लाई लाएगा। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइजेस हैव द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑल्सो। नाउ अदर फैक्टर्स भी है, जैसे नेचर ऑफ द प्राइस इज देयर, देन रिलेटेड प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आर देयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके वजह से भी आपका सप्लाई कम ज़्यादा हो सकता है, चेंज हो सकता है। इफ़ ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल, जितने भी फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं अगर वो फेवरेबल होंगे, देन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल बी मोर, अच्छा होगा। अगर ये सब फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो आपका सप्लाई रिड्यूस हो सकता है। दैट वाई इट हैज़ बीन सेड एट वाइस वर्सा, यानी दोनों तरफ से इंक्रीज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। Some of the most important points of determinants of supply ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियोरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था वैसे ही ये लॉ ऑफ सप्लाई है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1890। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में। अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। Other things being constant, higher the price of the commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of the commodity, lesser is the quantity supplied. Simple words में देखा जाए तो other factors remaining constant यानी same, a rise in the price results in a rise in the quantity supply and vice versa. सिंपली हम कह सकते हैं जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है, अगर प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाता है। इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये हम सिंबॉलिकली देखेंगे। एस एक्स इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट पी एक्स। एस यानी सप्लाई, एक्स यानी कमोडिटी, एफ यानी फंक्शन एंड पी मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी हम अजम्पशंस देखेंगे। अजम्पशंस ऑफ अ लॉ। लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन। ये अजम्पशन अगर कांस्टेंट रहते हैं तो ही लॉ ऑफ सप्लाई विल बी ट्रू। द फर्स्ट पॉइंट वी विल सी constant cost of production. It is assumed that there is no change in the cost of production. A change in the cost of production will affect the profit of the seller. Therefore, the lesser quantity will be supplied at the same price. इसमें प्राइस सेम रहने वाली है,
और तो भी आपका क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉ ट्रू नहीं होगा, इसीलिए देयर विल बी नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड वन, कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली उसमें भी कोई चेंजेस होने वाली नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंजेस। Improved techniques of production may lead to an increase in the production, and this in turn will lead to the increase in the supply at the same price। सेम प्राइस के पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करोगे मार्केट में, इसलिए टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। दैट इज़ द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। Now third one, no change in the weather condition. It is assumed that there is no change in the weather condition also. Natural calamities like flood, earthquake, etc. may reduce the supply, यानी इसमें भी कुछ changes नहीं है। Fourth one, no change in the government policy. It is assumed that गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेशन, ट्रेड पॉलिसी, ये भी अनचेंज यानी सेम रहने वाले हैं। देन नो चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। It is assumed that there is no change in the condition of transport facility and transport cost. For example, better transport facility increases the supply at the same price। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। सिक्स्थ वन, प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन सेम, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है। द प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। इफ दे चेंजेस देन द सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई may not hold true because the producer may transfer the resources to the other product. Now seventh one, no future expectation. The law also assumes that the seller do not expect future change in the price of the product। आने वाले भविष्य में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है प्राइजेस में, ना कि इंक्रीज़ होने वाला है ना कि डिक्रीज होने वाला है। सो द प्राइस एज पर एज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज कंसर्न, इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम। अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम। तो सबसे पहला हम शेड्यूल देख लेते हैं। सी टेबल 4.3, दैट इज द सप्लाई शेड्यूल। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन रुपीज़ 10, 20, 30, 40, 50। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन kg 100, 200, 300, 400 एंड 500। जब भी मार्केट में कमोडिटी का प्राइस 10 था तभी हमने 100 kg की क्वांटिटी सप्लाई की। जब मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो गया 20 को, तब हमने थोड़ा ज़्यादा मार्केट में सप्लाई किया 200 kg। उसके बाद जैसे 30, 40, 50 प्राइस इंक्रीज़ होते गई, वैसे हमने मार्केट में सप्लाई भी बढ़ा दिया 300, 400, 500। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि सप्लाई और प्राइस दोनों भी कनेक्टेड है, दैट इज़ दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई विल ऑल्सो गेट रिड्यूस। यही हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। सी द फिगर 4.4। यहाँ पे ओ वाई एक्सिस शो द प्राइस इन द रुपीज़, ओ एक्स एक्सिस शो द क्वांटिटी सप्लाइड इन kg। एस एस हमारा सप्लाई कर्व है जो पॉजिटिव स्लोप दिखाता है, स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होगा, जिसे कहते हैं वाइस वर्सा। Supply schedule. A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between the price and the quantity supplied of a particular commodity. Now what is a supply schedule? जैसे हमने डिमांड शेड्यूल देखा था, in the same way it is a supply schedule also। इसमें भी आपके सामने क्वांटिटी और प्राइस आएगी और ये रिलेशनशिप बताता है कि कितना सप्लाई होता है जब प्राइस कितनी होती है। ये जो रिलेशनशिप जो है ये एस्टैब्लिश जब होगा
on the basis of supply schedule. तो दो कॉलम से इसमें द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देख सकते हैं आप। एक्स इन पर केजी में दिखेगा 10 रुपीज़, 20, 30, 40 एंड 50। एंड सेकेंड कॉलम में आप देख सकते हैं सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ गिवन इन केजी। जब 10 रुपीज़ था तो 100 केजी ऑफ राइस या वीट जो भी आपने डिसाइड किया होगा कमोडिटी दैट यू हैव सप्लाइड इन द मार्केट। एंड जैसे प्राइस मार्केट का प्राइस 20 रुपीज़ हो गया तो आपने 200 केजी भेजा। देन 330 हो गया तो 300 भेजा, 400 एंड 500। इससे क्या पता चलता है कि जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे ही सप्लाई भी बढ़ता है, जस्ट अपोजिट ऑफ डिमांड। डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप बताया गया था बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, वेराज इन द सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है। इन दैट वे यू आर सपोज टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अभी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की तरफ आते हैं। इन दिस OY axis shows the price in rupees, whereas OX axis shows the quantity supplied in kg. यहाँ पे SS एक सप्लाई कर्व है that is sloping upward from left to right. It shows that there is a direct relationship between the price and the quantity supplied. जैसे प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। On the same line we are going to have the market supply schedule also. काफ़ी सारे सेलर्स का डेटा लिया हुआ है दैट इज़ A, B और C, और तीनों को मिला के हमने कॉमन निकाला है दैट इज़ द मार्केट सप्लाई इन केजी ऑफ A, B एंड C। कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल करना है और उसको कॉमन सप्लाई करके दिखाना है। एंड सेम वे वी आर गोइंग टू हैव द एक्सप्लेनेशन एज वी हैव डन इन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। वैसे ही हमें मार्केट सप्लाई कर्व भी बनाना है। इसमें सेम लाइन OY एक्सिस शोज द प्राइस इन रुपीज़ वेराज OX एक्सिस शोज द क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी। SS आपका सप्लाई कर्व है वो स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें भी यही दिखा रहे हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा और जब प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगा।